भैया रिकॉर्डिंग चालू है। कर दिया आंटी। तो पहला, तीर्थंकरों की विशेषता है कि तीर्थंकरों की दाढ़ी मूछ नहीं होते। तीर्थंकर बालक कभी अपनी माँ का दूध नहीं पीते हैं, किंतु जैसे ही उनका जन्म होता है, जन्म के बाद सौधर्मेंद्र उनको सुमेरु पर्वत पर ले जाता है अभिषेक के लिए। तो अभिषेक के बाद में दाहिने हाथ के अंगूठे में अमृत भर देता है, जिसको चूस करके वो बड़े होते हैं। जीवन भर देवों के द्वारा दिया गया भोजन और वस्त्राभूषण ही ग्रहण करते हैं। तीर्थंकर स्वयं दीक्षा लेते हैं। तीर्थंकरों को बालक अवस्था में और गृहस्थ अवस्था में एवं मुनि अवस्था में भी मंदिर जाना आवश्यक नहीं होता। गृहस्थ अवस्था में उनको कभी किसी मुनिराज के दर्शन नहीं होते। तीर्थंकरों के कल्याण के समय पर नारकी जीवों को भी कुछ क्षण के लिए आनंद की अनुभूति होती है, फिर वो बहुत कम समय होता है, इसलिए वो लोगों को पता ही नहीं रहता है कि क्या हुआ है। तीर्थंकर मात्र सिद्ध परमेष्ठी को नमस्कार करते हैं, इसलिए जब दीक्षा लेते हैं तो नमः सिद्धेभ्य बोलते हैं, ओम भी नहीं बोलते, ओनली नमः सिद्धेभ्य। तीर्थंकरों के 46 मूल गुण होते हैं। ठीक है। तीर्थंकर सर्वांग सुंदर होते हैं, क्योंकि इनका समचतुरस्र संस्थान होता है, और जिनका समचतुरस्र संस्थान होता है वो बहुत सुंदर होते हैं। अब अपन कल्पना कर सकते हैं, इस संसार में भी बहुत सुंदर सुंदर लोग हैं, लेकिन तीर्थंकर के बराबर कोई भी सुंदर नहीं है। तीर्थंकरों के चिन्ह कौन रखता है? जब सौधर्मेंद्र तीर्थंकर बालक का पांडुक शिला पर जन्माभिषेक करता है, उस समय तीर्थंकर के दाहिने पैर के अंगूठे पर जो चिन्ह दिखता है, वह इंद्र उन्हीं तीर्थंकर का वह चिन्ह निश्चित कर देता है। जब सौधर्मेंद्र तीर्थंकर बालक का पांडुक शिला पर अभिषेक करता है, उस समय तीर्थंकर के दाहिने पैर के अंगूठे पर जो चिन्ह दिखता है, वह इंद्र उन्हीं तीर्थंकर का वह चिन्ह रख देता है। कौन से क्षेत्र के तीर्थंकर का कौन सी शिला पर जन्माभिषेक होता है? सुमेरु पर्वत पर 5 वन हैं, है ना? नंदन वन, सोमनस वन, पांडुक वन। तो कह रहे हैं जो पांडुक वन में शिलाएं रखी हुई हैं, तो क्या एक ही शिला पर सभी तीर्थंकरों का अभिषेक होता है? नहीं। भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों का अभिषेक पांडुक शिला पर होता है। पश्चिम विदेह के तीर्थंकरों का पांडु कमला पर। ये बड़े ध्यान से सुनना और इसको याद करना है ना, कि भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों का अभिषेक पांडुक शिला पर होता है। अब दो विदेह हैं, पश्चिम विदेह और पूर्व विदेह। पूर्व विदेह और पश्चिम विदेह। तो भारत क्षेत्र का तीर्थंकरों का अभिषेक पांडुक शिला पर, पश्चिम विदेह के तीर्थंकरों का पांडु कमला शिला पर। क्या नाम है? पांडु कमला। हाँ, पश्चिम विदेह के तीर्थंकरों का पांडु कमला पर, भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों का पांडु शिला पर, ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकरों का रक्त शिला पर, और पूर्व विदेह के तीर्थंकरों का रक्त कमला पर अभिषेक होता है। ठीक है। भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों का कहाँ हो रहा है? पांडुक शिला पर।
पश्चिम विदेह के तीर्थंकरों का कमला शिला पर पांडु कमला। ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकरों का रक्त शिला और पूर्व विदेह क्षेत्र के तीर्थंकरों का रक्त कमला शिला पर अभिषेक होता है। समझ में आया कि नहीं आया? सुमेरु पर्वत के पांडुक वन में चारों दिशाओं में 4 पांडुक शिलाएं रखी हैं। चारों के नाम अलग अलग हैं और चारों पर अलग अलग जगह के तीर्थंकरों का अभिषेक होता है। भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों का अभिषेक पांडुक शिला पर होता है। पश्चिम विदेह के तीर्थंकरों का रक्त कमला पर पांडु कमला पर होता है। ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकरों का रक्त शिला पर होता है और पूर्व विदेह क्षेत्र के तीर्थंकरों का अभिषेक रक्त कमला पर होता है। समझ में आया यहां तक कि नहीं आया? पक्का? भैया जी लास्ट वाला फिर से रिपीट कर दीजिए। अच्छा, आप सुन रहे हैं? तो भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों का अभिषेक पांडुक शिला पर होता है। पश्चिम विदेह के तीर्थंकरों का पांडु कमला, एक याद रखना, पांडु शिला पांडु कमला, रक्त शिला रक्त कमला, पांडु शिला पांडु कमला, रक्त शिला रक्त कमला। तो भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों का पांडुक शिला पर, पश्चिम विदेह के तीर्थंकरों का पांडुक कमला पर। क्योंकि हमने विदेह क्षेत्र के 2 भाग पढ़े थे, पूर्व विदेह और पश्चिम विदेह। तो पश्चिम विदेह के तीर्थंकरों का अभिषेक पांडु कमला पर, ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकरों का रक्तशिला पर और पूर्व विदेह क्षेत्र के तीर्थंकरों का अभिषेक रक्त कमला शिला पर होता है। किसी को डाउट अब यहां पर? नहीं? चलो, तो अब तो याद हो गए होंगे, अब जरा पूछना स्टार्ट करो। हाँ, मोनिका भाभी। जी भैया। विदेश क्षेत्र में मिनिमम कितने तीर्थंकर होते हैं? विदेश क्षेत्र में 20 तीर्थंकर। और मैक्सिमम? मैक्सिमम 160। कैसे? इसमें वो 5 जो है विदेश क्षेत्र, 5 भरत क्षेत्र में और 5 जो है एरावत क्षेत्र में और 160 यानी 170 हो सकते हैं। ठीक है। समृद्धि की मम्मा बताओ, 5 विदेश क्षेत्र कैसे होंगे? 5 विदेश क्षेत्र। चलो, अब मैं सुमेरु एक मैप पर्वत। आपको, नहीं नहीं, मैं आपको एक मैप दिखाता हूं, आप इस मैप को देखना सब लोग। रुको 1 मिनट। वैसे वो स्क्रीन को मैक्सिमाइज कीजिए। ये पूरा तो आएगा तो फिर दिखेगा नहीं कुछ आप लोगों को। ये पूरा है। नहीं, इधर राइट कॉर्नर में हाँ, जूम का ऑप्शन है, राइट कॉर्नर में जूम का ऑप्शन है, ला वो तो मैं कर ऊपर। दूंगा जूम, लेकिन जूम करने के बाद आपको कुछ नहीं दिखेगा ना। अब लो, हम्म, अब वो मैं दिखा रहा हूँ, देखो। पहले ये हमारा पूरब का पूरा जम्बू द्वीप है जिसमें हम लोग रहते हैं। थोड़ा और रुको, 1 सेकंड।
ये सही है। ये आपको ये नक्शा दिख रहा होगा, हालांकि मैं अभी इसको जूम करूंगा बहुत सारा। ये हमारा पूरा ढाई द्वीप है जहां पर मनुष्य लोग रहते हैं। इसके बाहर कोई भी मनुष्य नहीं रहते। पूरे तीन लोक में, सॉरी, हाँ, पूरे तीन लोक में मनुष्यों का निवास यहीं पर है, मनुष्य गति के जीव, इसी पूरे ढाई द्वीप में। क्वेश्चन था भैया जी, हाँ क्वेश्चन था। अपना लास्ट जो द्वीप है स्वयंभू रमन द्वीप जो होता है, वहां पे बोलते हैं कि हाँ, वहां पे भी उसके कुछ पार्ट में कर्म भूमि है, तो वहां पे मनुष्य नहीं है क्या? नहीं, कर्म भूमि है लेकिन मनुष्य नहीं है। वहां पर कर्म भूमि की तरह व्यवस्था है। तो वहां जो हम्म। तिर्यंत गति के जीव रहते हैं उनको सुख और दुख का अनुभव कर्म भूमि की तरह होता है। लेकिन मनुष्यों का निवास स्थान मात्र इतने एरिया में है जितना ही दिया हुआ है, ढाई द्वीप। अब ढाई द्वीप में देखो, पहला ये है जम्बू द्वीप। ये वाला जो एरिया हमको दिख रहा है जिस पे मैंने सर्कल किया, ये वाला लवण समुद्र के पहले पहले का, ये सब हमारा जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप के बाद में ये वाला एरिया जो आपको दिख रहा है, कर्सर दिख रहा होगा, ये वाला एरिया है ना, ये वाला पूरा जो ब्लू कलर का एरिया है, ये लवण समुद्र है, क्योंकि एक एक द्वीप को एक एक समुद्र ने घेर रखा है। इसके बाद में ये है हमारा धातकी खंड, ये वाला जो एरिया दिख रहा है, कालोदती समुद्र और लवण समुद्र के बीच का जो एरिया है वो है धातकी खंड। इसके बाद में इससे दूनी रचना होनी चाहिए थी हमारी इसकी पुष्करवर द्वीप की। लेकिन इस पुष्करवर द्वीप को क्या हो गया कि ये जो पर्वत निकला हुआ है, देखो ये दिख रहा होगा, ये ये वाला पर्वत जो निकला है, इसके कारण से इसकी जो दूनी रचना होनी थी वो दूनी रचना हो ही नहीं पाई। ये पूरे में देखो चारों तरफ आपको ये पर्वत दिख रहा होगा, ये दिख रहा है, ये मानसोत्तर पर्वत है, जिसके बारे में आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि मानसोत्तर पर्वत के कारण से हमारे जम्बू द्वीप की ढाई द्वीप की मानसोत्तर पर्वत के कारण पुष्करवर द्वीप की रचना आधी हो गई। ये वाला, ये कौन सा पर्वत है? मानसोत्तर पर्वत। इसके पर्वत के आगे मनुष्य का आवागमन नहीं होता है। इसके बाद मात्र देवलोक जा सकते हैं। मनुष्यों का निवास यहाँ तक है बस, ये बॉर्डर जो बनी हुई है ब्लैक कलर की, इसके बाद में मनुष्य नहीं जा सकते। तो मनुष्य कहाँ है? पहले नंबर पर ये वाला देखो एरिया, ये वाला एरिया है जम्बू द्वीप, ये वाला एरिया है धातकी खंड, और ये वाला है पुष्करवर द्वीप। अब एक चीज ध्यान से सुनना, ये हमारा जो आपको, आप अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा जूम करो मोबाइल की। भैया जी मैं जूम करूंगा तो पुष्करवर द्वीप कहाँ से है, वो दिखाइए अच्छा से। ये है ना, ये वाला, ये वाला, एरो से नहीं दिख ये रहा वाला, आपका वो। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये जो पेन से लिख रहा हूं ना मैं, ये पीले कलर का बाद में, अच्छा। ये पूरे में चारों तरफ यही है आंटी, देखो ये पूरा मानसोत्तर पर्वत निकला है, ये पूरा चारों तरफ से। क्योंकि ये वाला एरिया है ना, ये इससे डबल होना चाहिए था, यहां तक होता, यहां तक। लेकिन बीच में से ये मानसोत्तर पर्वत निकल गया, इस कारण से ये जो यहां तक रचना होनी चाहिए थी वो रचना यहीं पे समाप्त हो गई। एक सवाल बोलिए क्या? यहां तक किसी को कोई डाउट है? क्लास के लिए कुछ नहीं हो रहा है। और आज के अपने क्लास का टाइम भी हो गया, जल्दी निकल गया। कल फिर अपन लोग
इसी मैप के ऊपर चर्चा करेंगे हम लोग।